अब आज जो हम लोग को चैप्टर करना है वो है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। ये बायोटेक्नोलॉजी यूनिट का वन ऑफ द चैप्टर है। अब इसमें क्या है, इसमें पहले हम लोग तो बेसिकली ये बात करना रहता है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, प्लस उनमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं, एंजाइम, वेक्टर, डिजायर, डीएनए और क्या कहते हैं हमारा होस्ट सेल। फिर इसके बाद लगता है कि कैसी इन सब का यूज़ करके बनाया जाता है ये बायोटेक्नोलॉजी का सेटअप। फिर दूसरी बात आती है, इसके बाद आता है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें बोलते पता चलता है कि एक डीएनए के बहुत सारे मल्टीपल कॉपीज, मतलब उसे एम्पलीफाई कैसे किया जाता है। तो फिर उसके बाद आता है बायोरिएक्टर्स कि कैसे लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में बनाया जाता है। फिर उसके बाद आता है हमारा डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग की मार्केट में बेचने से पहले इसमें कुछ अगर प्रिजर्वेटिव ऐड करना है तो प्रिजर्वेटिव ऐड करो, कुछ इसे प्योरीफाई करना है तो वो करो, प्लस इसमें अगर कुछ चेंजेस लाने हैं तो वो ले आओ। ये सब करने के काम आता है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग वो कहलाता है। और इसमें क्या रहता है कि अलग अलग एंजाइम जो यूज हुए हैं उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आज इसका पीवाईक्यू कर रहे हैं, तो चालू करते हैं। पहला है द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बिकेम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ, जो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में वेक्टर डीएनए है या बताते थे, जो हमारा डिजायरेबल जीन है उसे उसके डीएनए से कैसे काट पाते हैं। हमारे पास लेस्टेशन एंडोन्यूक्लियस रहता है तभी, तो अगर ये काटने के लिए ही एंजाइम डिस्कवर नहीं हुए रहते तो इन लोग तो जोड़ते कैसे। तो यही पूछा है कि क्यों पॉसिबल हो पाया, तो इन लोग के पास लेस्टेशन एंजाइम, लेस्टेशन एंजाइम का ही एक टाइप है लेस्टेशन एंडोन्यूक्लियस, मतलब लेस्टेशन एंजाइम की डिस्कवरी हुई तभी ये पॉसिबल हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, कौन सा क्लोनिंग वेक्टर का डिजायरेबल फीचर नहीं है। और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तो होना ही चाहिए, तो अलोग वेक्टर क्यों यूज कर लें, क्योंकि अनलो का डिजायर जो जीन है उसे अगर ऐसी होस्ट सेल में डाल देंगे तो ये तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, ये मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। पर अगर हम लोग इसे वेक्टर के साथ डालें, किसी वेक्टर के साथ लगाते डालें तब ये मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि वेक्टर के पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रहेगा। प्रेजेंट ऑफ मार्कर जीन, प्रेजेंस ऑफ मार्कर जीन क्या करता है, मार्कर जीन जो रहता है वो ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट तो अलग अलग पहचानने में मदद करता है, प्लस जो हमारा कॉम्बिनेंट रहता है और नी रिकॉम्बिनेंट यानी रिकॉम्बिनेंट रहता है और नॉन रिकॉम्बिनेंट रहता है, दोनों को भी अलग अलग पहचानने में मदद करता है। तो मार्कर जीन तो चाहिए। अब ये दो ऑप्शन है कि प्रेजेंस ऑफ टू और मोर रिकॉग्निशन साइट और प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल रेजिस्ट्रेशन एंजाइम साइट। क्या होता है कि कई जगह एनसीईआरटी लिखती है कि एक से एक वेक्टर क्या है उसमें बहुत सारे रिकॉग्निशन साइट लेनी चाहिए, बहुत सारे रिकॉग्निशन साइट लेनी चाहिए, तो अलग अलग एंजाइम के लिए वही वेक्टर यूज कर लिया जाए, क्यों बार बार अलग अलग वेक्टर यूज करें। फिर वहाँ पे एक और चीज लिख देती है कि सिंगल रेजिस्ट्रेशन एंजाइम साइट होना चाहिए। सिंगल रेजिस्ट्रेशन एंजाइम साइट मतलब एक एंजाइम का एक ही साइट होना चाहिए, क्योंकि अगर ये वेक्टर है जिसमें इको आलाई जो है उसके दो साइट है और ये एक वेक्टर है जिसका एक ही साइट है इको आलाई का, तो जब अगर मैं इसे इको आलाई इसमें डालूं तो इको आलाई यहाँ पे भी काट देगा और यहाँ पे भी काट देगा, पर इसमें सिर्फ यहाँ पे काटेगा। और तो डीएनए लाइगेज पता नहीं कैसे जोड़ रहा है, क्या पता जोड़ भी पा रहा है कि नहीं, तो क्या होगा इसमें ये कभी कभार खराब हो जाएगा, ऐसे रह जाएगा या दोनों ही अलग अलग रह जाएंगे, जुड़ नहीं पाएंगे। पर इसमें क्या होगा, या तो ऐसे रह जाएगा या वापस से जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये ज़्यादा अच्छा है, इसमें तीन पॉसिबिलिटी बनती है तो चांसेस कम हो जाते हैं, और इसमें दो ही तो 50-50 चांसेस लेते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा है। मतलब कि एक एंजाइम के लिए एक ही रेजिस्ट्रेशन साइट होनी चाहिए। तो द प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल रेजिस्ट्रेशन एंजाइम साइट मतलब एक एंजाइम के लिए एक ही साइट, तो ये तो जरूरी है, इसलिए ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, ये हो गया साफ। अब आता है टी in the following palindromic base sequence of DNA, which one can be cut easily by particular elastase enzyme। अब elastase एंडोन्यूक्लियस कैसे काम करता है, वो एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचानता है, अगर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं होगी तो वो काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें से देख लेते हैं पहले पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, GTAATC।
अब इस सही से पढ़ना है GAATAC, क्या ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है? नहीं, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं है। अब इस सही से वापस से GATACT, अब इस सही से AGTATC, नहीं ये भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं है। अब आता है GAATTC, अभी इस साइड से GAATTC, हाँ ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आता है इस दो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनके बारे में बताना है। स्टेटमेंट 1 है एलिस्टेशन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस टू कट DNA नोन एज पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। हाँ ये तो सही है कि वो पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को पहचानता है और तभी DNA तो काटता है। Statement 2 के एलिस्टेशन एंडोन्यूक्लियस कट दी DNA स्टैंड अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ये भी सही है। तो ती जो हमारा वो है इको आलाई GAA T T और C, तो इसमें अगर देखें तो ये सेंटर से ये A और T के बीच से ना काटते, G और A के बीच से काटता है, मतलब कि सेंटर से थोड़ा अवे काटता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, ऑप्शन बी। अब आता है प्लाज्मिड PBr Tili22 as PST1 elastase enzyme site within gene AMPR that confers ampicillin resistance. If this enzyme is used for inserting a gene for beta galactoside production, the recombinant plasmid is inserted in an E. coli. तो बताना क्या होगा कि यहाँ पे अगर क्या बोल दिया थी रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो है वो ई कोलाई के अंदर डाल दिया गया है, तो अगर यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया या ट्रांसफॉर्मेंट ई कोलाई की बात करेगा तो वहाँ पे किसकी बात कर रहा होगा? रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। तो यहाँ पे ये नहीं चल रहा है कि तो क्या होगा, यहाँ पे चल रहा है कि एंजाइम यानी जो रिकॉम्बिनेंट बना है उसे लोग ई कोलाई में डाल चुके हैं, तो वो क्या कहलाने लग जाएगा? रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। तो अगर ट्रांसफॉर्मेंट सिर्फ लिखा होगा तो यहाँ पे क्या पहचाना है? रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट की बात नहीं कर रहा होगा। तो द ट्रांसफॉर्म्ड सेल विल हैव द एबिलिटी टू लजिज एम्पिसिलिन एज वेल एज प्रोड्यूस बीटा गैलेक्टोसाइड्स, नहीं। तो दी PST1 जो है वो AMPR मतलब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के तरफ में प्रेजेंट है उसका सीक्वेंस, तो वहाँ पे अगर मैं कोई जीन दूसरा इंसर्ट करता हूँ तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा, जिसके कारण एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट की जो प्रॉपर्टी है वो खो जाएगी। तो अगर ये जो रिकॉम्बिनेंट DNA अगर इसे मैं होस्ट सेल में डालता भी हूँ तो मेरे पास होस्ट सेल में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी नहीं आएगी, ठीक है। अब इट विल लीड टू लाइसिस ऑफ होस्ट सेल, ऐसा थोड़ी है कि सेल को फाड़ देगा। इट विल बी एबल टू प्रोड्यूस नोवल प्रोटीन विद डुअल एबिलिटी, नहीं, वो क्या ऐसा ही प्रोटीन बना पाएगा जिसके पास डुअल एबिलिटी लगेगी, और डुअल एबिलिटी कौन सी? बीटा गैलेक्टोसाइडेज से ब्लू कलर देने वाली और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट वाली, नहीं वैसा नहीं होगा। इट विल नॉट बी एबल टू कन्फर्म एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन टू होस्ट सेल, मतलब कि होस्ट सेल में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस नहीं ला पाएगा। होस्ट सेल अगर एम्पिसिलिन के कांटेक्ट में आए तो होस्ट सेल मर जाएगा। अब यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं। A specific recognition sequence identify the endonuclease to make cut at specific position within DNA is। अब ये जो स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस है जो आइडेंटिफाई किए जाते हैं एंडोन्यूक्लियस के द्वारा ताकि स्पेसिफिक पोजीशन में क्या लगाया जा सके? कट DNA में, वो कहलाते हैं पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ठीक है। और ये ओकाजाकी सीक्वेंस तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़े हैं कि छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट्स लेते हैं वो ओकाजाकी सीक्वेंस। पॉली ए टेल सीक्वेंस भी नहीं, ये भी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में है। डीजेनरेट पोलाइमर सीक्वेंस नहीं, ये भी नहीं। द फर्स्ट डिस्कवर्ड एलिस्टेशन एंडोन्यूक्लियस दैट ऑलवेज कट DNA molecule at a particular point by recognizing a specific gene specific sequence of 6 base pair। ये जो अंत यहाँ पे जो दिया है ना, ये हल्का सा कंफ्यूज करने के दिया है। मेन जो बात है वो पहले के ही शुरुआत में दे दी गई है, द फर्स्ट डिस्कवर एलिस्टेशन एंडोन्यूक्लियस हिंट टू, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अब आता है
The sequence that controls the copy number of the linked DNA in the vector is termed as ओलिसाइट। वेक्टर यूज क्यों कर लेते होती है, उसके पास ओलिसाइट है, तो अगर लोग अपना डिजायर जीन तो ऐसे ही डाल देंगे तो क्या वो कर पाएगा, रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसे हम लोग वेक्टर के साथ डाल रहे। वेक्टर के पास ओलिसाइट लेता है जो पी नंबर को कंट्रोल करता है, उसके पास एक आरओपी भी लेता है, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड बोल सकते हैं, ये रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन, वो उन प्रोटीन लोग के लिए कोड करता है जो रेप्लिकेशन के लिए जरूरी है। ठीक है, अब आता है दी आइडेंटिफाई दी लॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पे लॉन्ग स्टेटमेंट दिया बताना है किसके लिगाट में, लेस्टेशन एंजाइम, मतलब लेस्टेशन एंडोन्यूक्लियस के हिसाब से कौन सी गलत स्टेटमेंट है। इट कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एट पैलिंडोमिन साइट, ये तो सही है, मतलब ये इसका आंसर नहीं हो सकता। दे आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सही है। स्टिकी एंड्स कैन बी जॉइंड बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज, ये भी सही है, मतलब ये तीनों तो इसके आंसर नहीं हो सकते। तो चौथा होगा आंसर, पर पढ़ लेते हैं बल। ईच लेस्टेशन एंजाइम फंक्शंस बाय द इंस्पेक्टिंग दी लेंथ ऑफ अ डीएनए सीक्वेंस, नहीं, डीएनए सीक्वेंस का की लेंथ से कोई वो ही नहीं लेता ताल्लुक। फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द collateral state of enzyme लेस्टेशन एंडोन्यूक्लियस, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। collateral state दिया हुआ है लेस्टेशन एंजाइम के, अब इसमें कुछ गलतियां कर दी गई हैं और वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो पहचानना है। द एंजाइम कट द डीएनए मॉलिक्यूल एट आइडेंटिफाइड पोजीशन विद इन दी डीएनए, हाँ ये तो सही है। वो आइडेंटिफाइड पोजीशंस क्या कहलाती है, पैलिंडोमिक सीक्वेंस में रहती हैं वो। द एंजाइम binds DNA at a specified site and cut only one of the DNA, one of the two strand, नहीं, वो दोनों स्ट्रैंड तो काटता है। जैसे ये स्ट्रैंड है वेक्टर की और ये स्ट्रैंड है हमारी डीएनए की जिसमें डिजायर जीन है, तो ये दोनों स्ट्रैंड तो काटेगा तभी तो डिजायर जीन निकलेगा, और ये दोनों स्ट्रैंड तो काटेगा तभी तो हमारा डिजायर जीन आके जुड़ेगा, तो ये वाला गलत है, तो इसीलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आता है चूज द करेक्ट पेयर ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा सही दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, उनसे रिलेटेड बात दी गई है, तो कौन सी बात उसके नाम के हिसाब से सही है। पॉलीमरेज ब्रेक द डीएनए फ्रैगमेंट्स इनटू, ब्रेक द डीएनए इनटू फ्रैगमेंट्स, कैसे ये सही है। पॉलीमरेज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ते हैं, ये तो उल्टा जोड़ने के लिए ही रहता है, डीएनए फ्रैगमेंट तो आपस में जोड़ के कॉम्प्लीमेंट्री चेन बना लेते हैं। जैसे ये डीएनए है, अब इसे यहाँ से खोल दिया, तो अगर डीएनए पॉलीमरेज है तो यहाँ से इसकी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए चेन बनाएगा, अगर आरएनए पॉलीमरेज है तो यहाँ से इसकी आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री चेन बनाएगा। तो ये कहाँ से फ्रैगमेंट्स में ब्रेक कर रहा है, ये तो फ्रैगमेंट ला के उल्टा कॉम्प्लीमेंट्री चेन बना रहा है। न्यूक्लियस जो है वो सेपरेट करता है टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, बिल्कुल नहीं। एक्सोन्यूक्लियस करता है कट एट स्पेसिफिक पोजीशन, इतना सही है, पर विद इन दी डीएनए, क्या डीएनए के बीच में नहीं, डीएनए के एट दी एंड में करता है। लाइगेज क्या करता है, ज्वाइन करता है टू डीएनए मॉलिक्यूल, हाँ दो डीएनए मॉलिक्यूल तो ज्वाइन करता है ना, इसीलिए तो वेक्टर और डिजायर जीन तो ज्वाइन करता है, इसीलिए ऑप्शन डी। मैच द ऑर्गेनिज्म विद इट्स यूज इन बायोटेक्नोलॉजी, ये ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं और इनका यूज बताना है। बैसिलस थियोलेंजेनेसिस, ये एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी इन एप्लीकेशन में आता है, पर बायोटेक्नोलॉजी इन एप्लीकेशन एंड दिस एप्लीकेशन और बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस एक साथ मिलके पीवाईक्यू के यानी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ऐसा बायोटेक्नोलॉजी यूनिट। तो बैसिलस थियोलेंजेनेसिस के पास क्या लेता है, कलाई प्रोटीन, जो क्या लेता है इनएक्टिव लेता है, और एक्टिव कब होता है, जब उसे एल्कलाइन मीडियम मिलता है। तो एल्कलाइन मीडियम उसे कैसे मिलता है, सलाइवा ऑफ इंसेक्ट्स के या गट ऑफ इंसेक्ट में। ठीक है, थर्मस एक्वाइटस क्या है, थर्मस एक्वाइटस पीसीआर में काम आता है, जो टैग पॉलीमरेज देता है, मतलब वो वाला डीएनए पॉलीमरेज जो स्टेबल है हाई टेम्परेचर में भी, हाई टेम्परेचर में खराब नहीं हो जाता। एग्लोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन किसके काम आता है, बायोटेक्नोलॉजी करने के काम आता है प्लांट सेल में, तो कॉलोनियल वेक्टर के काम आता है प्लांट सेल में। और एनिमल में कौन काम आता है, लेटलोवायरस, एनिमल में कौन काम आता है, लेटलोवायरस। फिर सैल्मोनेला टाइफीम्यूलियम, मतलब सैल्मोनेला टाइफीम्यूलियम का अगर लो देखें तो ये 1972 में फर्स्ट जो वो हुआ था ना, बताते हैं फर्स्ट हाल डीएनए बना था, तो इसी का प्लाज्मिड लेते हम लोग इकोलाई में डाले थे, प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन तो इंसर्ट किए थे, फिर उसे इकोलाई में डाल दिए थे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के। ठीक है, तो
सैल्मोनेला टाइफीमिलियम कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आर डीएनए मॉलिक्यूल में काम आया था। तो ए का फॉल एक ही में है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे कितनी क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला है लेस्टेशन एंडोन्यूक्लियस आर। लेस्टेशन एंडोन्यूक्लियस क्या है? यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर लाइगेटिंग 2 डीएनए मॉलिक्यूल। क्या 2 डीएनए मॉलिक्यूल तो जोड़ने के काम आते? बिल्कुल नहीं। ये 2 डीएनए मॉलिक्यूल तो यानी डीएनए मॉलिक्यूल में कट लगाने के काम आते हैं। यूज इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस? नहीं। क्या टेस्ट ट्यूब में डीएनए बनाने के काम आते? नहीं। सिंथेसाइज बाय बैक्टीरिया एज अ पार्ट ऑफ देयर डिफेंस मैकेनिज्म? हाँ, डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम आते हैं। प्रेजेंट इन मैमेलियन सेल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ डीएनए व्हेन सेल डाइज? नहीं। अब ये पूछेंगे कि डीएनए मैकेनिज्म में कैसे? जैसे हम लोग यहाँ करें तो जो सैल्मोनेला यानी बता देते हैं, सैल्मोनेला टाइफीमिलियम जो फर्स्ट आर डीएनए बनाने के काम आया था, उसके थोड़े बाद एक और दिया जाता है डेटा कि फर्स्ट लेस्टेशन यानी लेस्टेशन एंडोन्यूक्लियस कैसे पता चला था कि है कुछ ये ऐसा लेस्टेशन एंजाइम करते। क्या हुआ था कि ई कोलाई जो है वो बैक्टीरियोफाज से वो था, बैक्टीरियोफाज के अगेन रेजिस्टेंस था। तो पता चला कि ई कोलाई जो है वो कुछ एंजाइम रिलीज करता है जो कट लगा देते हैं बैक्टीरियोफाज के डीएनए में, जेनेटिक मटेरियल में। तो उसी तरह से बैक्टीरियोफाज जो है वो अपना काम नहीं कर पाता ई कोलाई में। तो क्या ये एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह सिंथेसाइज नहीं हुआ? इसीलिए ये सिंथेसाइज बाय बैक्टीरिया एज अ पार्ट ऑफ देयर डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग लेस्टेशन एंजाइम प्रोड्यूस ब्लंट एंड्स? कौन सा लेस्टेशन एंजाइम ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है? इसका आंसर है इकोआलवी। ये पहले 2016 से पहले पूछा जाता था, पर जब से एनसीईआरटी बेस आने लगा ये नहीं पूछा जाता, पर याद रख लेना है। अब आता है फॉरेन डीएनए और प्लाज्मिड जो है वो सेम लेस्टेशन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा कट किए जाते हैं ताकि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाया जा सके। अब इसमें यूज क्या होता है? आंसर है तीन बता देते हैं, जो फॉरेन डीएनए है और फिर हमारा डिजायर जीन है, ठीक है। फॉरेन डीएनए और फिर हमारा वो है कौन? प्लाज्मिड। ये कट किए जाते हैं सेम एंडोन्यूक्लियस से, सेम एंडोन्यूक्लियस इन्हें काटता है, फिर जोड़े जाते हैं। तो ये जोड़े किसके द्वारा जाते हैं? लाइगेज के द्वारा। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेस्टेशन एंडोन्यूक्लियस? कौन सा लेस्टेशन एंडोन्यूक्लियस है? तो आंसर है हिंट 2, ऑप्शन ए। सिंपल से सामने ही आंसर दिया हुआ है। अब आता है दी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्लाज्मिड? कौन सा प्लाज्मिड का फीचर नहीं है? ठीक है, इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन। इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन तो फीचर होगा ना प्लाज्मिड का। और सर्कुलर स्ट्रक्चर ये भी प्लाज्मिड का फीचर है। ट्रांसफरेबल भी उसका फीचर है प्लाज्मिड का। डी जो है सिंगल स्टैंडर्ड होना प्लाज्मिड का, ये फीचर नहीं है। प्लाज्मिड जो है वो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए लेता है, जिसके बाद खुद की ओली साइड लेती है, तभी तो उसे उसमें यूज कर लें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में। Which vector can clone only a small fragment of DNA? कौन सा सिर्फ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए बना सकता है? तो अगर हम लोग देखें तो वेक्टर डीएनए के अंदर हम लोग पलते हैं कि 2 प्रकार के वेक्टर डीएनए होते हैं, एक प्लाज्मिड और एक बैक्टीरियोफाज। फिर पलते हैं कि बैक्टीरियोफाज प्लाज्मिड से क्यों अंतर है, यानी क्यों अच्छा है कि बैक्टीरियोफाज जो लेता है वो लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट को क्लोन करने की मदद करता है, पर जो हमारा प्लाज्मिड है वो स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को क्लोन करने की मदद करता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं? हाइब्रिड वेक्टर्स। हाइब्रिड वेक्टर्स क्या है? बैक्टीरियोफाज और बताते हैं प्लाज्मिड से मिलाए गए। अब बैक्टीरियोफाज और प्लाज्मिड तो मिलाया क्यों? क्योंकि बैक्टीरियोफाज का जो जेनेटिक मटेरियल है वो लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट तो क्लोन करने में मदद कर रहा है, पर उसके जेनेटिक मटेरियल के बाद खुद का ओलिसाइड नहीं है, वो सेल के ओलिसाइड के साथ मिलके काम करता है। सेल के ओलिसाइड, सेल के डीएनए के साथ ओलिसाइड मिलके काम करता है। तो और प्लाज्मिड में तो खुद का ओलिसाइड है, पर वो स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को करता है। तो ये कुछ कहलाता है प्लाज्मिड के लिए, कुछ कहलाता है बैक्टीरियोफाज के लिए, और हाइब्रिड वेक्टर बनाए उसी में आता है कॉस्मेट और फाज्मिड। तो कॉस्मेट क्या है? हाइब्रिड वेक्टर। और ये किसके काम आता है? लार्ज फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए के काम आता है। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी लार्ज फ्रेगमेंट। तो आंसर हो जाएगा डी, प्लाज्मिड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज
statement is not true regarding the gel electrophoresis. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? ये ब्लाइट ऑरेंज कलर बैंड्स ऑफ डीएनए कैन बी ऑब्जर्व इन जेल व्हेन एक्सपोज टू यूवी लाइट। जब यूवी लाइट से एक्सपोज किया जाता है तो ब्लाइट ऑरेंज कलर आता है, ये बिल्कुल सही है। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रॉम जेल इज कॉल्ड इल्यूशन। हाँ, ये भी सही है। तो जेल से जब अलग किया जाता है, जेल से काट के अलग कर लेना डीएनए फ्रेगमेंट, तो वो कहलाता है इल्यूशन। द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट आर स्टेन्ड बाय यूजिंग इथेरियम ब्रोमाइड। हाँ, ये जो सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट है इसे इथेरियम ब्रोमाइड से स्टेन किया जाता है। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर डीएनए बैंड्स ऑन द जेल। नहीं, वो क्या देता है? ब्लाइट ऑरेंज कलर। और अल्लाह तो बोला था नॉट ब्लू, मतलब जो कलर नहीं है, तो ऑप्शन डी कलर नहीं है। अब यहाँ पे असल्सन और लीजन दिया हुआ है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज इन डीएनए एम्प्लीफिकेशन। हाँ, डीएनए एम्प्लीफिकेशन में ही काम आता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। दी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इज यूज एज सेलेक्टेबल मार्कर्स टू चेक ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, PBR T2 में भी यूज होता है। और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन तो सेलेक्टेबल मार्कर्स के ही लूप में यूज होते हैं। तो लीजन भी सही है, पर लीजन के असल्सन तो जस्टिफाई कर ले बिल्कुल नहीं, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। बोथ A and B आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। मतलब बोथ A and R आर करेक्ट बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। अब आता है द इंट्रोडक्शन ऑफ टी प्लाज्मिड। टी प्लाज्मिड क्या है? ट्यूमर यानी टी डीएनए मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए या ट्यूमर डीएनए इन प्लांट इन्वॉल्व्स। पर इसमें क्या होता है? दी अल्टरलिन ऑफ पीएच ऑफ सॉइल होता है और देन हीट शॉक दी प्लांट, बिल्कुल नहीं। एक्सपोजिंग दी प्लांट टू कोल्ड फॉर अ ब्रीफ पीरियड, नहीं, बिल्कुल नहीं। अलाउइंग दी प्लांट टू स्टैंड इन वाटर, बिल्कुल नहीं। इसका आंसर है इन्फेक्शन ऑफ प्लांट बाय एग्लोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन। हाँ, क्योंकि ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड मिलता भी किस में? एग्लोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन। ठीक है। अब आता है कि डीएनए फ्रेगमेंट जनरेटेड बाय एंडोन्यूक्लियस इन अ केमिकल रिएक्शन कैन बी सेपरेटेड बाय। जो केमिकल रिएक्शन होता है एलेस्टेशन एंडोन्यूक्लियस और डीएनए फ्रेगमेंट के बीच में। अब केमिकल रिएक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि जो बॉन्ड है डीएनए के बीच में, जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्ड है, वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, वो तो केमिकल बॉन्ड है, तो उसे तोड़ने के लिए केमिकल रिएक्शन ही जरूरी रहेगा। और एलेस्टेशन एंडोन्यूक्लियस उस केमिकल रिएक्शन तो स्पीड अप कर देता है। ठीक है, और इसी के प्रेजेंट में हो पाता है। तो यहाँ पे उस केमिकल रिएक्शन से जो फ्रेगमेंट बनते हैं उन्हें कैसे सेपरेट किया जाता है? सिंपल सा आंसर है सीधा, इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू। अब आता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्प्लीफिकेशन, मतलब पीसीआर की बात की गई है। यूजिंग पीसीआर, इफ वेरी हाई टेम्परेचर इज नॉट मेंटेन इन द बिगिनिंग, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप विल बी अफेक्टेड फर्स्ट। कि कौन सा स्टेप पहले अफेक्ट होगा? तो पहली बात, हाई टेम्परेचर मेंटेन क्यों कर लें? ताकि डीनेचुरेशन हो जाए, इसलिए ऑप्शन बी। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन है अलग अलग। ठीक है। अब है इन अ मिक्सर डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय। एक मिक्सर में डीएनए फ्रेगमेंट किससे सेपरेट होते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस। इन अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड एज सेलेक्टेबल मार्कर्स। मैच द फॉलोइंग टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेंट टू देयर यूजेस। ठीक है, तो बायोरिएक्टर किस काम आते हैं? बायोरिएक्टर काम आते हैं लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करने थे। किस काम आते हैं? लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करने थे। तो ये अब इलेक्ट्रोफोरेसिस किस काम आता है? सेपरेट करने थे डीएनए फ्रेगमेंट्स को। पीसीआर किस काम आता है? एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। और एलिसा किस काम आता है? डिटेक्शन ऑफ पैथोजन बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन या रिएक्शन। ठीक है, तो एलिजा वाला तो उसका था, मतलब बायोटेक्नोलॉजी एंड इस एप्लीकेशन वाला था से था। अब आता है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। द पॉलीमरेज एंजाइम जॉइन द जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड वेक्टर डीएनए, नहीं, वो तो लाइगेज करता है। पॉलीमरेज एंजाइम तो आगे उसमें एक्सटेंशन में मदद करता है। Lactation enzyme digestion are performed by incubating purified DNA molecule with the lactation enzyme at of optimum condition। क्या होता है? lactation enzyme digestion किया जाता है। ये जो प्योरिफाइड DNA मॉलिक्यूल है, इसमें lactation enzyme तो जुड़े रहेगा, इसके आसपास प्रेजेंट रहेगा उस पेटिलिडस में,
तो क्या करना पड़ेगा, इसमें डाइजेशन लो तो उस एंजाइम तो खराब करते अलग करना पड़ेगा उस एंजाइम तो लेस्टेशन एंजाइम तो जो लेस्टेशन एंजाइम डाइजेशन है ये यूज किया जाता है। ये जो पॉइंट है ये असल में नहीं बताया जाता कई बार, तो एनसीईआरटी में है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे बाकी तीनों ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते, जैसे पीसीआर इज यूज फॉर आइसोलेशन एंड सेपरेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल नहीं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज एज एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, बिल्कुल नहीं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जीन ऑफ इंटरेस्ट तो सेपरेट करने के काम आता है, पीसीआर एम्पलीफिकेशन में काम आता है। Which one of the following equipments is essentially required for glowing microbes on large scale? Large scale में इंडस्ट्रियल स्केल में माइक्रोब तो ग्लो करने के किस काम आते हैं? फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, ताकि हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कर पाए प्रोडक्ट का। आंसर है बायोरिएक्टर्स, आंसर है बायोरिएक्टर्स। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, मतलब पीसीआर में करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स क्या? पहले क्या होता है डीनेचुरेशन, फिर क्या होता है एनियलिन, फिर होता है एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड तक टूट के स्टेरेंस का अलग होना, फिर 3 प्लाइमैन में प्लाइमर तक जुड़ना क्या कहलाता है एनियलिन। फिर उसके बाद टैग पॉलीमरेज या डीएनए पॉलीमरेज जो हाईली स्टेबल है हाई टेम्परेचर में, उसका यूज करते क्या करते हैं एक्सटेंशन करते हैं। तो क्या होगा डीनेचुरेशन, एनियलिन और एक्सटेंशन, मतलब ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। What is the criterion for DNA fragment? क्या क्राइटेरिया डीएनए फ्रेगमेंट का? मूवमेंट ऑन एगुलर जेल ड्यूरिंग दी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जेल यानी डीएनए फ्रेगमेंट मूव करने का क्या क्राइटेरिया है? द लार्जर द फ्रेगमेंट साइज द फर्दर इट मूव्स, बिल्कुल नहीं। द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज द फर्दर इट मूव्स इज द क्राइटेरिया। पर ऑप्शन बी में क्या दिया, द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज द फर्दर इट मूव्स, हाँ बिल्कुल। पॉजिटिवली चार्ज फ्रेगमेंट मूव टू फर्दर एंड, बिल्कुल नहीं। द नेगेटिवली चार्ज फ्रेगमेंट डू नॉट मूव, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन बी इज द आंसर। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग इज कॉल्ड टी। वो जो हम लोग तो मिला है प्रोडक्ट बायोरिएक्टर से, उससे अब प्योरीफाई करना पड़ेगा, उसमें प्रिजर्वेटिव्स उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे अगर जरूरी है, तो उस चीज को क्या कहते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। Which one of the following is not a component of downstream processing? Downstream processing में क्या नहीं होता? Downstream processing में हम लोग बेसिकली करते क्या, फिल्टर करते, प्योरीफाई करते हैं या प्रिजर्व करते हैं, तो प्रिजर्वेशन है, एक्सप्लेशन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सप्लेशन। हम लोग जीन तो लिए एक्सप्लेस कर ले, वहाँ पे एक्सप्लेशन तो हम लोग बायोरिएक्टर्स में कर चुके, यहाँ पे हम लोग क्या कर ले, वो जो प्रोडक्ट मिला है एक्सप्लेशन से उसे प्योरीफाई या फिल्टर करते आगे बेचने के लिए तैयार कर ले हैं। Which of the following is not correctly matched for the organism and its cell wall degrading enzyme? मतलब ऑर्गेनिज्म और उसके सेल वॉल से को तोड़ने के लिए जो एंजाइम लेता है वो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? यहाँ पे फंजाई से काइटिनेस, हाँ काइटिन लगता है फंजाई में, क्योंकि काइटिन जो बनाता है सेल वॉल किसकी, फंजाई की। लाइजोजाइम लगता है बैक्टीरिया के लिए, हाँ तो सेल वॉल के को ब्रेक करने से बैक्टीरिया के लाइजोजाइम लगता है। सेल्यूलेस लगता है प्लांट सेल को तोड़ने के लिए, तो प्लांट सेल की सेल वॉल किससे बनी रहती है, सेल्यूलोज की। डी इसका ऑप्शन आंसर होगा, क्योंकि एल्गाई की वॉल मिथाइल की थोड़ी बनी नहीं रहती है जो मिथाइलेस लगेगा। अब आता है स्टर टैंक बायोरिएक्टर हैज बीन डिजाइन फॉर। स्टर टैंक बायोरिएक्टर क्यों वैसा डिजाइन है, इसलिए वैसा डिजाइन है, उसमें प्रोपेलर इस तरीके से लगे हैं कि ऑक्सीजन जो है वो थ्रू आउट दी मीडियम बने रहे और अच्छे से हमारे ओसेल्टी ग्लो तो, और हमें अच्छे से जो बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है वो मिले, ठीक है। तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी थ्रू आउट दी मीडियम लेनी चाहिए, थ्रू आउट दी प्रोसेस लेनी चाहिए। तो ऑप्शन हो जाएगा अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट दी प्रोसेस, ऑप्शन ए। अगर बाकी ऑप्शन भी पढ़ें जो नहीं होते, एंसियोलिन दी एनाएरोबिक कंडीशन नहीं, ऑक्सीजन इसलिए दे लें ताकि एरोबिक कंडीशन ले। प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट नहीं, ये तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव टू दी प्रोडक्ट नहीं, ये भी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में आता है। अब आता है दी टैग पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम। जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम है वो किससे ऑब्टेन किया जाता है? टैग पॉलीमरेज एंजाइम क्या है? वो पॉलीमरेज एंजाइम जो हाई टेम्परेचर में भी स्टेबल रहता है, और ये किससे डिराइव होता है? थर्मस एक्वाइटस, इसलिए इसका नाम पड़ा है टैग। तो थर्मस एक्वाइटस, थर्मल का टी और एक्वाइटस का ए क्यू। फॉर ट्रांसफॉर्मेशन माइक्रोपार्टिकल कोटेड विद डीएनए
टू बी बॉम्बार्डेड विद जीन गन आर मेड ऑफ। क्या होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिनके थ्रू हम लोग जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसे सेल के अंदर डाल सकते हो सेल के। तो पहला एक हम लोग पढ़ते थी हीट शॉक मेथड, फिर उसके बाद बायोलिस्टिक जीन गन मेथड, ऐसे बहुत सारे पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो बायोलिस्टिक जीन गन मेथड है ये प्लांट से हमें यूज किया जाता है, और इसमें क्या होता है जो माइक्रो पार्टिकल लेते हैं गोल्ड और टंगस्टन से, उनके अलावा डीएनए मॉलिक्यूल को वॉर्प करके जोर से गन के थ्रू हाई स्पीड में छोड़ा जाता है, और वो जब प्लांट सेल से टकराते हैं तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन से होते हुए थ्रू प्लांट सेल के अंदर पहुंच जाते हैं। तो इसका माइक्रो जो पार्टिकल्स हैं वो कौन है, गोल्ड और टंगस्टन। तो अब आते हैं रीड द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट्स ए एंड डी एंड फाइंड एंड अबाउट सर्टेन मिस्टेक्स इन टू ऑफ देम। मतलब 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं ए से डी तक, और उनमें से किसी 2 में मिस्टेक है, उन लोग तो पता लगाना है। द फर्स्ट ट्रांसजेनिक buffalo lozi produce milk was human alpha lacta albumin and these। नहीं, जो लोजी थी वो काऊ थी, तो पहली मिस्टेक तो इसी में मिल गई। अब ये जो है ये बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का पॉइंट है। ठीक है, रेस्टेशन एंजाइम आर यूज इन आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स। नहीं, आइसोलेट करने से काम नहीं आता, वो डीएनए से डीएनए फ्रेगमेंट्स बनाने से काम आता है। तो यहाँ पे भी एक गलती मिल गई। अब आता है द डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग इज वन ऑफ द स्टेप्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। हाँ बिल्कुल, आरडीएनए टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है, तो ये तो सही ही है। अब आता है दी डिसआर्म पैथोजन आर ऑल्सो यूज इन ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इनटू द होस्ट। ये डिसआर्म पैथोजन वेक्टर तो यूज किया जाता है ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए के लिए होस्ट में। हो, ये बिल्कुल सही है। डिसआर्म क्यों किया गया, जैसे ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड में ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन में अलग इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर देते हैं, तो जो डिजीज कॉज निकल पाता, तो अलग चलो मान लेते बायोटेक्नोलॉजी कर लें, पर बायोटेक्नोलॉजी करते करते उसमें डिजीज पैदा हो जाती है तो क्या फायदा। इसीलिए डिसआर्म पैथोजन यूज किया जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन से 2 गलत हैं, ए और बी, तो आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट ए एंड बी। The figure below is the diagrammatic representation of E. coli vector PBR322. Which one of the given option correctly identify is a certain component। तो ये PBR322 का वो है diagrammatic representation। तो अब हिंट 3 एंड इको R1 सेलेक्टेबल मार्कर्स है, ये हिंट 3 है, यानी ये इको R1 है, और ये जो है ये हिंट 3 है। ये सेलेक्टेबल मार्कर्स है, बिल्कुल नहीं। ये जो है ये रिकॉग्निशन साइड, और सेलेक्टेबल मार्कर्स कौन है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, ये हैं सेलेक्टेबल मार्कर्स। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जो हैं वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। हाँ बिल्कुल, तो ये हो जाएगा आंसर, क्योंकि अल्लो तो कलेक्टली आइडेंटिफाई बोला है, तो यही सामने ही कलेक्टली आइडेंटिफाई हो गए। ठीक है, अब होता है which one of the following technique made it possible for genetically engineer living organism। कौन सा पॉसिबल किया जेनेटिकली इंजीनियरिंग करने के लिए। सिंपल सी बात है, आर डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स। अब आता है इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एंटीबायोटिक्स आर यूज है। एंटीबायोटिक्स का किस रूप में यूज किया जाता है, एंटीबायोटिक तो सेलेक्टेबल मार्कर्स के रूप में यूज किया जाता है। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। कौन सा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस रिप्रेजेंट करता है, तो पहला है CATTG, दूसरा और दूसरे पढ़ेंगे तो CAATAG, नहीं बिल्कुल नहीं। GATACC, GAATCC, बिल्कुल नहीं। GAATTC, GAATTC, हाँ बिल्कुल, ये थर्ड वाला है। which one is a true statement regarding DNA polymerase used in PCR। PCR में जो DNA polymerase यूज होता है, टेक polymerase, उससे रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम वायरस, नहीं,
वो किससे आइसोलेट होता है? बैक्टीरिया से। और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? थर्मस एक्वाइटस। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? थर्मस एक्वाइटस। इट रिमेन एक्टिव इन हाई टेम्परेचर। हाँ बिल्कुल, वो हाई टेम्परेचर में एक्टिव रहता है। तो ऑप्शन 2 हो गया बेसिकली। तो कलर बोला है तो ये तो पहला ही मिल गया कलर। पर आगे पढ़ें तो इट इज यूज टू लाइगेट डीएनए इन रेसिपिएंट सेल। नहीं, टू लाइगेट इंट्रोड्यूस डीएनए इन रेसिपिएंट सेल नहीं, वो लाइगेट करने से बिल्कुल जोड़ने से थोड़ी काम आता है। इट सर्व्स एज सेलेक्टेबल मार्कर्स नहीं, वो सेलेक्टेबल मार्कर्स पहचान यानी ऐसा टर्लिना चेन सलीका है कि उससे हम लोग रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट या ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बीच में अंतर पता लगा पाए। द इंट्रोडक्शन ऑफ टी डीएनए मतलब ट्यूमल डीएनए इनटू प्लांट्स इन्वॉल्व्स क्या होता है? अलाउइंग द प्लांट लूट टू स्टैंड इन वाटर बिल्कुल नहीं। द इन्फेक्शन ऑफ प्लांट बाय एग्लोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन ये आंसर है। अल्टरिंग द पीएच ऑफ द सॉइल बिल्कुल नहीं। द हीट शॉक एंड हीट शॉक इन द प्लांट बिल्कुल नहीं। एक्सपोजिंग द प्लांट टू कोल्ड फॉर अ पीरियड ये किसी काम का ही नहीं है, ये क्या है? बकवास है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द डाउन स्टेम प्रोसेसिंग? कौन सा डाउन स्टेम प्रोसेसिंग का पार्ट नहीं है? आंसर है एक्सप्लेशन, ये पहले भी कर चुके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन एंजाइम प्रोड्यूस ब्लंटेन? ब्लंटेन कौन प्रोड्यूस करता है? इको आरवी। पहले 2016 के समय आता था, उसके बाद नहीं आते ये क्वेश्चन क्योंकि जब से एनसीईआरटी बेस हुआ है। पर याद रख लेना इको आर वी जो है, इको आल फिफ्थ या वी बोल सकते हैं, ये जो है ये ब्लंटेन प्रोड्यूस करता है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये फिगर बिलो शो 3 स्टेप एबीसी of polymerase chain reaction. Select the option given. Collect क्या दिया हुआ है? Give eraser. हाँ, given collect identification together with what it represent. ठीक है, तो ये जो A है, ये जो A दिया हुआ है, A जो है ये क्या है? डीनेचुरेशन। बी क्या है? एनियलिन मतलब प्राइमर का आके जुड़ना 3 प्राइम पे। फिर सी क्या है? एक्सटेंशन। यहाँ से फिर डीएनए पॉलीमरेज के थ्रू ऐसे एक्सटेंशन होना क्या कहलाता है? सी में आता है और उसे क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन। ठीक है, तो क्या सी एक्सटेंशन है इन द प्रेजेंस ऑफ लीस्ट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज? तो यहाँ पे लो तो कलर आइडेंटिफाई करने को बोला था तो पहले ही कलर मिल गया। आगे पहले तीनों को, तो जो ए जो है वो क्या अनियलिन है विथ 2 सेट ऑफ प्राइमर्स? बिल्कुल नहीं, वो तो डीनेचुरेशन है। बी क्या डीनेचुरेशन है? बिल्कुल नहीं। ए क्या डीनेचुरेशन? हाँ, पर यहाँ पे टेम्परेचर गलत दे दिया, यहाँ पे टेम्परेचर गलत दे दिया है। ठीक है, अब आता है द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस जीन बिफोर मार्केटिंग इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब आता है द टीआई प्लाज्मेट ऑफ एग्लोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन स्टैंड्स फॉर। टीआई प्लाज्मेट जो है वो ट्यूमर इंड्यूसन प्लाज्मेट के लिए स्टैंड होता है। तो इसका जो एक पार्ट है वो ट्यूमर इंड्यूस करता है प्लांट में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी यानी 3 ट्यूमर इंड्यूसन प्लाज्मेट। द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग लेजिस्लेशन साइट इन ई कोलाई क्लोनिन वेक्टर PBR322। PBR322 में कुछ लेजिस्लेशन साइट तो शो कर रहा है। फाइंड द लोल ऑफ एक्स एंड वाई जीन का, तो वो क्या है लोल? तो ये जो एक्स है यहाँ पे ये जो है ये ओली साइट है और ये जो वाई है ये आलोपी है। मतलब जो वो है रिस्पॉन्सिबल यानी बता देते हैं आलोपी है। आलोपी होता है लेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन या लेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मेट। और जो हमारा एक्स है ओली साइट ये जो है ये यहाँ बताते थी यहाँ से इसका लेप्लिकेशन चालू होना है, प्लस ये बताता है कि कितनी नंबर ऑफ कॉपीज बननी है इसकी। तो क्या एक्स जीन जो है ओली साइट रिस्पॉन्सिबल है रेजिस्टेंट के लिए एंटीबायोटिक से? बिल्कुल नहीं। जो एक्स जीन है मतलब ओली साइट कंट्रोल करता है कॉपी नंबर को? बिल्कुल हाँ। और वाई जो है वाई फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन एप्लीकेशन ऑफ डीएनए? हाँ बिल्कुल। जो एक्स जीन है वो प्रोटीन इज फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मेट? बिल्कुल नहीं। ओलीसाइटोली प्रोटीन के लिए कोड करता है। एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्निशन साइट? बिल्कुल नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलोनिन वेक्टर? कौन सा कोलोनिन वेक्टर नहीं है? आंसर है प्लोब। प्लोब जो है वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आता है और इसका कोलोनिन टोली है, ये तो आइडेंटिफाई करने से काम आता है। अब स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 जो है उसके बारे में पढ़ना है। द लेजिस्लेशन एंडोन्यूक्लियस
recognize special sequence to cut DNA known as palindromic nucleotide sequence। बिल्कुल सही। वो जो बता देते हैं लेस्टेशन एंडोन्यूक्लियस है, वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ही आइडेंटिफाई करके कट करने में काम आता है, वरना कट नहीं करता है। लेस्टेशन एंडोन्यूक्लियस कट दी डीएनए स्टैंड अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। बिल्कुल हाँ, ये तो एनसीईआरटी की लाइन है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वो one is labeled as assertion E and the other is labeled as lesion R। ठीक है। तो assertion क्या दिया हुआ है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज इन डीएनए एम्प्लीफिकेशन। बिल्कुल सही। फिर लीजन क्या दिया है, दी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इज यूज एज सेलेक्टेबल मार्कर टू चेक ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल सही। पर क्या लीजन असर्शन तो जस्टिफाई कर ले, बिल्कुल नहीं, दोनों अलग अलग बात कर ले, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 1। बोथ A and R are true, but R is not the correct explanation of A। ठीक है। अब आते हैं इसमें during the process of gene amplification using PCR। PCR में जो gene amplification यूज करते हो उसमें if very high temperature is not maintained in the beginning, which of the following steps of PCR will be effective first? आंसर है denaturation, मतलब ऑप्शन 2। Which of the following is not a desirable feature of cloning vector? कौन सा desirable feature नहीं है? The presence of 2 or more recognition site। For effective treatment of the disease, early diagnosis and understanding its pathophysiology is very important. Which one of the following molecular diagnostic techniques are diagnostic technique is very useful for early detection? कौन सी अर्ली डिटेक्शन में काम आती है? सडन ब्लॉटिंग टेक्निक। सडन ब्लॉटिंग टेक्निक तो डीएनए की सीक्वेंस को पहचानने में काम आती है। एलिजा टेक्निक, एलिजा ये भी बायोटेक्नोलॉजी एंड इस एप्लीकेशन है, पर एलिजा टेक्निक क्या है, इसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के थ्रू ये पता लगा लेता है। which of the following is commonly used as vector for introducing DNA fragments in human lymphocyte? ह्यूमन लिम्फोसाइट में कौन सा डीएनए फ्रैगमेंट को इंट्रोड्यूस करने से सबसे कॉमन वेक्टर यूज होता है? आंसर है लेट्रोवायरस। तो एनिमल में सबसे कॉमन कौन है? लेट्रोवायरस। तो ह्यूमन भी क्या है, एनिमल, तो उसमें भी क्या होगा, लेट्रोवायरस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्लाज्मिड? कौन सा फीचर नहीं है प्लाज्मिड का? आंसर है 4 सिंगल स्ट्रैंडेड होना। स्टर्ल बायोरिएक्टर हैव बीन डिजाइन फॉर, क्यों डिजाइन, इस तरह से क्यों डिजाइन किया गया? ताकि ऑक्सीजन अवेलेबल रहे throughout the process। ऑप्शन 1 अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन throughout the process। अब आता है the introduction of DNA into the plants involves। जो टीडीएनए है, ट्यूमर इंड्यूसेंट डीएनए, उसके प्लांट में का इंट्रोडक्शन में क्या इन्वॉल्व होते हैं? इन्फेक्शन ऑफ प्लांट बाय एग्लोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन। ऑप्शन 2। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग द एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड एज सेलेक्टेबल मार्कर्स। The process of separation and purification of expressed protein before marketing is called downstream processing। The order of steps in PCR polymerase chain reaction is denaturation, annealing, or extinction। Option 4। An analysis of chromosomal DNA using sudden hybridization technique does not use। सडन हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक है डीएनए के सीक्वेंस को पहचानने के लिए जो टेक्निक यूज होती है, ये ऐसे डीएनए है। अब इसमें अगर मुझे पहचानना है कि यहाँ पे क्या सीक्वेंस दी गई है, उसके लिए ये सडन टेक्निक यूज होती है। तो इसके में क्या यूज नहीं होता? पीसीआर, मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। इसमें से मुझे ये थोड़ी डीएनए के मल्टीपल कॉपीज थोड़ी बनानी है, मुझे तो बस ये कुछ का वो चाहिए स्टेलैंड में क्या कोडिन है, इसीलिए पीसीआर। Which vector can clone only a small fragment of DNA? आंसर है प्लाज्मिड। ठीक है। तो ये जो आखिरी पेज था ये जल्दी इसलिए हुआ तो इसमें बहुत से पीवाईक्यू पहले आ चुके हैं, तो पीवाईक्यू रिपीट होते रहते हैं इसमें। ठीक है। और इसमें करीब करीब 10 क्वेश्चन आ जाते हैं इस यूनिट से, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस से, और बायोटेक्नोलॉजी एंड इस एप्लीकेशन से, मतलब 40-50 मार्क्स के अराउंड बन जाता है। ठीक है। तो चलिए चलते अगले में मिलेंगे।